क्या इंडिजीन एक मल्टी बैगर आईपीओ बन सकता है? रिसेंटली मेरे दोस्त का मुझे एक मैसेज आया जहां उसने मुझे इंडिजीन आईपीओ के बारे में डिटेल में समझाने को कहा। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ से रिलेटेड ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपका दिमाग खोल के रख देगा, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं। 6 मई से लेकर 8 मई के बीच इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जिसका प्राइस बैंड होगा 430 रुपीज से लेकर 452 रुपीज तक। इस आईपीओ का इशू प्राइस है 1841 करोड़ का, जिसका 41% यानी 760 करोड़ एक फ्रेश इशू है, और 1081 करोड़ यानी कि 59% ऑफर फॉर सेल है। और यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनाकर दिखाया जा रहा है, जो ट्रस्ट में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब यहां कई लोग आपसे कहेंगे कि 1841 करोड़ में 1081 करोड़ इनके पुराने इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा और सिर्फ 760 करोड़ कंपनी के पास रहेगा। तो 14 दिसंबर 2021 को डेटा पैटर्न्स का आईपीओ आया था, और इसके साथ भी सेम केस था। 588 करोड़ के आईपीओ में 240 करोड़ यानी कि 41% एक फ्रेश इशू था, और 348 करोड़ ऑफर फॉर सेल था। और इस आईपीओ का प्राइस बैंड था 555 रुपीज से लेकर 580 रुपीज तक, और आज उसके एक शेयर का दाम लगभग 3000 रुपए है। इसी तरह 17 जुलाई 2023 को नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था, जिसका इशू साइज 631 करोड़ का था, जिसमें 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था और सिर्फ 206 करोड़ का फ्रेश इशू था। और आज उसके एक शेयर का प्राइस 1680 रुपए हो गया है। इसके अलावा मैं कई सारे आईपीओ का एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 253 का, लेकिन याद रखिए जीएमपी सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, और जीएमपी अक्सर गलत भी हो जाता है। ये कंपनी इस आईपीओ के पैसे से 3 काम करने वाली है। सबसे पहले इस पैसे से इनके पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा। दूसरा, इस पैसे से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। ये कंपनी बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स बनाएगी, और इसके अलावा कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करेगी। और तीसरा, ये कंपनी एक्विजिशंस करेगी, यानी इस पैसे से वो दूसरी कंपनीज को खरीदेगी, और इसी को ये कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ कह रही है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताया जा रहा है इसका प्रमोटर होल्डिंग, जो अगेन कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। असल नेगेटिव पॉइंट तो वीडियो में आगे आने वाला है। देखिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है उसके बदले वो अपना शेयर होल्डिंग भी तो बेच रहे हैं, वरना आपको शेयर्स कहां से मिल रहे हैं? आपको भी तो मेनली उन्हीं के शेयर्स मिल रहे हैं। और किसी भी कंपनी के लिए उनका शेयर्स प्राइवेट इक्विटी के हाथ में होने से कई बेहतर है पब्लिक के हाथ में होना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी कंपनी के लिए उनका शेयर्स प्राइवेट इक्विटी के हाथ में होने से कई बेहतर है पब्लिक के हाथ में होना। देखिए, बुरा मत मानिएगा, बट फंड हाउसेस के बीच में यह कहावत बहुत फेमस है कि पब्लिक होल्डिंग इज अ फुलिश होल्डिंग। और यह बात प्रमोटर को बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी स्टॉक का प्राइस गिरता है तो पब्लिक पैनिक होकर सेल करने लगती है, और उसी वक्त प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग्स भी बढ़ाते हैं। लेकिन यह काम वो प्राइवेट इक्विटी के साथ नहीं कर सकते। आप आजाद इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। आईपीओ के वक्त उसके प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था 56% का, और आज 5 महीने भी नहीं हुए उनके प्रमोटर का शेयर होल्डिंग हो गया 65.9% का। इंडिजीन एक लाइफ साइंस की कंपनी है, और लाइफ साइंस मेनली 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, बायो फार्मा और मेडिकल डिवाइस। ये जो कोविड की वैक्सीन आपने लगवाई थी, जिसकी वजह से अभी काफी बवाल भी चल रहा है, क्या ये वैक्सीन किसी फार्मा कंपनी ने बनाई थी? बिल्कुल नहीं, ये असल में लाइफ साइंस की कंपनीज ने बनाई थी। उसी तरह मेडिकल डिवाइसेस जैसे बीपी मशीन, पेसमेकर, ग्लूकोमीटर, या हॉस्पिटल में आपको कोई भी मेडिकल मशीन दिखे, उन पे रिसर्च करना, डेवलप करना और मैन्युफैक्चर करना, ये सब लाइफ साइंस की कंपनीज करती है। साल 2023 में लाइफ साइंस का मार्केट साइज था $27 बिलियन का, जो साल 2027 तक $47.5 बिलियन का होने वाला है, यानी लगभग 12% का CAGR। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि बहुत ही कम ऐसे सेक्टर्स हैं जो 10% से ज्यादा CAGR में ग्रो कर पाते हैं। इस कंपनी का इस फील्ड में एक वर्चुअल मोनोपोली है। मैं वर्चुअल मोनोपोली क्यों कह रहा हूं, यह आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा। इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसका क्लाइंट बेस। वर्ल्ड के टॉप 20 बायोफार्मा कंपनीज में सारे ही कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। देखिए, क्लाइंट बनाना बड़ी बात नहीं है, क्लाइंट बनाए रखना बड़ी बात है। अगर इतने सालों से इनके क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी का हर एक प्रोसीजर, चाहे वो रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चर हो, हर चीज टाइम पे होता है। और इसी को हम कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और ये चीज कंपनी ने अपने DRHP में भी मेंशन किया है। आप जहां भी इस कंपनी के बारे में पढ़ोगे, ये अपने आप को डिजिटल फर्स्ट लाइफ साइंस कहती है। जब मैंने काफी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये कंपनी हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी का एक ब्लेंड है। मतलब जो काम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का है, वही काम उससे कम कॉस्ट में और उससे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ये कंपनी कर लेती है।
अब एक बात बताइए कि मेनली एमआर का क्या काम है? डॉक्टर के पास जाना और उनसे कहना कि आप अपने पेशेंट्स को हमारी कंपनी की दवाएं रेकमेंड करो, यही काम है ना? तो यही काम ये कंपनी सोशल मीडिया, ईमेल और वर्चुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यूज करके कर लेती है। अब एक एमआर एक शहर से बाहर तो नहीं जा सकता, बट ऑनलाइन प्रेजेंस बना के पूरी दुनिया को कवर किया जा सकता है और 10 एमआर का काम एक वर्चुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कर लेता है। तो इससे उस कंपनी का एफिशिएंसी भी बढ़ गया और एमआर रखने का कॉस्ट भी कम हो गया। और ये काम इस कंपनी के अलावा अभी कोई नहीं कर रहा है, इसीलिए इस कंपनी को हम वर्चुअल मोनोपोली स्टेट में कहते हैं। पर बायोटेक और लाइफ साइंस कंपनीज के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो है बूढ़े लोगों की बढ़ती पॉपुलेशन। आपको पता होगा कि जापान में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत है और कई यूरोपियन कंट्रीज जैसे ग्रीस, इटली और जर्मनी में 65 साल की उम्र से ज्यादा लोगों की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अब जितने ज्यादा लोग बूढ़े होंगे उनमें बीमारियां भी तो उतनी ज्यादा होगी। तो ये फार्मा और हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा लोगों के अंदर हेल्थ केयर की अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपने देखा होगा रिसेंटली लोग प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स काफी ज्यादा ले रहे हैं और यही अवेयरनेस इनके ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन बन रही है और यही ग्रोथ उनके सेल्स में भी दिख रहा है। 2019 में इसका सेल्स 553 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर 2306 करोड़ हो गया, यानी हर साल इसका सेल्स 43% से बढ़ रहा था। इसके अलावा इसका प्रॉफिट 14 करोड़ से 266 करोड़ का हो गया है, यानी यह हर साल 109% से बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे इस कंपनी में पसंद नहीं आई वो है इसका ईपीएस ग्रोथ। मार्च 2022 में इसका ईपीएस था 6.01 का, जो अगले साल घटकर 5.86 हो गया था। इसका मतलब है कि इस कंपनी में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, मगर इसके कैश फ्रॉम ऑपरेशन में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने बिजनेस से पैसा आ रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को देखकर यह समझ आ रहा है कि यह कंपनी केपेक्स में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि इस कंपनी का कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके सेक्टर पी पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे। इसका सबसे बड़ा रिस्क है इंडिया का कंपटीशन एक्ट। देखिए, कंपटीशन एक्ट 2002 कहता है कि आप ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिससे ऐसा लगे कि आप मार्केट में अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी सेक्टर में मोनोपोली है और कोई दूसरा बंदा उस सेक्टर में घुसने की कोशिश करे और आप उसे मारपीट करके या फिर पैसे खिलाकर बैठा दें, तो यह भी कंपटीशन एक्ट 2002 का वायलेशन है। अब तो एक्विजिशंस को भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई कंपनी अपने सेक्टर के बहुत सारे कंपनीज को तो अक्वायर नहीं कर रही, तो इससे अल्टीमेटली पब्लिक का लॉस है। क्योंकि अगर कोई कंपनी का कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो जानबूझ के चीजों को महंगा बेचेगी। इस कंपनी ने रिसेंटली बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं और आपको याद होगा कि इसके आईपीओ लाने के 3 रीजन में से एक रीजन भी एक्विजिशन ही था। और ये बात तो ये कंपनी खुद मान रही है कि इसके सारे एग्रीमेंट्स कंपटीशन एक्ट के घेरे में आते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। देखिए, फार्मा और लाइफ साइंसेज एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट और कोर्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ये कभी भी ऐसा रूल्स और जजमेंट निकाल देती है जिससे इनके सेल्स और प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, जो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट भी है, वो है इसका एक्सेसिव एक्विजिशन। ये कंपनी इतने एक्विजिशंस कर रही है कि इसका ग्रोथ इसके सब्सिडरी के ग्रोथ पे डिपेंड करने लगा है। मतलब अगर इसके सब्सिडरीज ग्रो नहीं करते हैं तो इस कंपनी का ग्रोथ 0 हो जाएगा। देखिए, अब तक मैंने इस स्टॉक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो मेरी अपनी रिसर्च है। ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या मैं इस आईपीओ को खरीदूंगा? तो उसका आंसर है नो। देखिए, मैं ऐसे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो, जैसे राइस, शुगर या कमोडिटीज। रिसेंटली आपने सुना था कि गवर्नमेंट ने राइस के एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया है। इसके अलावा शुगर केन से इथेनॉल बनाने में भी बैन लग गया था, जो बाद में बैन हट भी गया। लेकिन इस पूरे बात का एसेंस ये है कि मैं ऐसे सेक्टर्स को अवॉइड करता हूं जिसमें गवर्नमेंट का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो। तो अब मैटर आता है कि लिस्टिंग गेन होगा या नहीं। तो जीएमपी को देखकर यह समझ आता है कि लिस्टिंग गेन हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सूर्योदय योजना लागू किया है, जहां 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगेंगे। सोलर सेक्टर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन सकता है, क्योंकि ऐसा लैंड टू सनलाइट रेशियो पूरी दुनिया में किसी कंट्री के पास नहीं है। अगर आपको इस सेक्टर के बारे में और इसके 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।